तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि ये जो भ्रूणीय कोशिका थी दो भागों में बंट चुकी थी। जो नीचे वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे, नीचे वाले को बोल रहे थे अध्याधार कोशिका और ऊपर वाले को बोल रहे थे आधारधार कोशिका। ठीक है, आधारधार कोशिका यानी हाइपोबेसल और इसको हम लोग बोल रहे थे ईपीबेसल। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। लेकिन अब देखना है कि अध्याधार कोशिका आगे चलकर बनाती है बीजपत्र, परांकुर और बीजपत्रोपरीक, और आधारधार कोशिका आगे चलकर बनाती है मूलांकुर और बीजपत्राधार। ठीक है, इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो बीजपत्र को हम लोग बोलते हैं कोटिलिडॉन, परांकुर को प्लीमूल, बीजपत्रोपरीक को इपिकोटाइल, मूलांकुर को बोलते हैं रेडिकल और बीजपत्राधार को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब होती है क्या होती है परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? स्ट्रक्चरल परिवर्तन यानी शारीरिक परिवर्तन होती है। इसके बाद देखिएगा क्या हो रही है। ठीक है, तब हम लोग आगे अब देखेंगे कि ये जो निर्माण हो गई थी सस्पेंसर का, इसके नीचे भ्रूणीय कोशिका भी विभाजन कर चुकी थी, आधारधार कोशिका, और एक बन रही थी अध्याधार कोशिका। ठीक है, क्या बन रही थी? अध्याधार कोशिका और आधारधार कोशिका। अध्याधार कोशिका किसको बोल रहे थे? जो नीचे की तरफ था, और अध्याधार कोशिका जो नीचे की तरफ था, आधारधार कोशिका जो सस्पेंसर की तरफ था। ठीक है, अब ये परिवर्तन होती है, इसमें विभाजन जब करती है भ्रूणीय कोशिका, इसमें क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। और ये परिवर्तन कैसा होता है देखेंगे। इसमें परिवर्तन जो होती है सर्किल आकार का। ठीक है, अभी भी ऊपर क्या है? सस्पेंसर है। तो हाँ, अभी भी है। पोषण लेने के लिए यही तो सस्पेंसर काम आएगी। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर चूसक कोशिका है। ठीक है, फिर इसमें परिवर्तन होती है तो लंग्स आकार की हो जाती है। कैसे आकार की हो जाती है? लंग्स आकार की। ठीक है, इसके अंदर भी कोशिका है। तो हाँ है, इसके अंदर भी क्या है? कोशिका है। जरा सा आकृति बनाने में देरी होती है, लेकिन बायोलॉजी है तो बाबा आपको बायोलॉजी में डायग्राम से दूर नहीं हटना पड़ेगा, डायग्राम तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आकृति होती है कैसे आकार का? तो लंग्स आकार का। और उसके बाद फिर परिवर्तन होती है तो लंग्स आकार में ही क्या हो जाती है? और अंदर की तरफ ढल जाती है। और ये हो जाती है कैसा? तो क्या बन जाती है? परिपूर्ण, यानी अब बन गई क्या? परिपक्व भ्रूण। क्या बन गई? परिपक्व भ्रूण। लिखेंगे परिपक्व भ्रूण
बस ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगी, खांच जो है ना, दरार जो है और गहरा हो जाती है। ठीक है, अभी भी ऊपर सस्पेंसर है तो हाँ है। ठीक है, चलिए इसके अंदर कोशिका है तो हाँ, इसके अंदर भी क्या है, कोशिका है। अभी भी परिवर्तन हो रही है। हाँ, अब है ये आखिरी परिवर्तन। और ये सस्पेंसर बदल जाती है किसमें, इपीफाइसिस, जिसको हम लोग मूल कोप कहते हैं। ठीक है, ये इपीफाइसिस, ये रहा इपीफाइसिस, इपीफाइसिस। चलिए, अब ये जो है इसके अंदर भी कोशिका है तो हाँ है। अब आप लोग इसके अंदर कोशिका बना लेंगे। बहुत जगह जो है ना बायोलॉजी सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखा दी जाती है, तो पहले आप लोग ये समझिए कि क्वेश्चन आंसर रट लेने से आपकी बायोलॉजी कंप्लीट नहीं होगी। बायोलॉजी समझने के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए। जिस तरह मैथ में लोग बिना फार्मूला के मैथ नहीं बना सकते हैं, वैसे ही बायोलॉजी में बिना कंसेप्ट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज तो चाहिए। आप सिर्फ क्वेश्चन रट लिए, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बस आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए, लेकिन आपको आगे कोई काम नहीं आएगी। मेडिकल या पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं तो उसमें कोई काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम लोग क्या चल रहे थे, इपीफाइसिस का निर्माण हुआ था और ये रहा परांकुर और मूलांकुर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका नामकरण करते हैं कि ऊपर वाला जो भाग है उसको हम लोग बोलेंगे मूलांकुर और नीचे वाले भाग को परांकुर, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उल्टा बना दिया। उस समय सीधे बनाए थे, अब उल्टा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूलांकुर, और इसको हम लोग बोलेंगे परांकुर। अब मूलांकुर के आसपास का जो एरिया है, मूलांकुर के आसपास के एरिया को हम क्या बोलेंगे, आप लोग याद करिए कि आधारधार कोशिका आगे चलकर क्या बना रही थी, मूलांकुर, और दूसरा क्या बना रही थी, बीजपत्राधार। तो ये जो मूलांकुर है और इसके आसपास के एरिया जो है ना, क्या कहलाएगी, बीज पत्राधार कहलाएगी। तो ये रहा बीज पत्राधार और मूलांकुर। अब ये जो नीचे वाला भाग है क्या है, जो भ्रूणीय कोशिका विभाजन की थी, अध्याधार। तो ये अध्याधार कोशिका आगे चलकर क्या बना रही थी, परांकुर बना रही थी, यानी प्लीमूल बना रही थी, बीज पत्र बना रही थी और बीज पत्रोपरिक बना रही थी। तो ये जो परांकुर के आसपास का एरिया है, ये एरिया क्या कहलाएगी, परांकुर के आसपास का एरिया बीज पत्रोपरिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बीज पत्रोपरिक कहलाएगी।
अब बीज पत्र जो है ना, ये है, ये दोनों क्या कहलाएगी? बीज पत्र। अब ये बीज पत्र कितने हैं? 2 हैं। तो इसको हम कौन सा बीज पत्र बोलेंगे? डाइकोटिलिडॉन, यानी द्विबीजपत्री। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? द्विबीजपत्री ही तो पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये जो इपीफाइसिस है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल गोप, जो आगे घर्षण से मृदा से क्या करती है? बचाती है। किसको? इसी जो बीज को, ठीक है। किसको बचाएगी? ये बीज को, यानी भ्रूण को क्या करेगी? बचाएगी। किससे? मृदा के घर्षण से बचाएगी, ठीक है। तो द्विबीजपत्री में हम लोग क्या देखे थे? द्विबीजपत्री में हम लोग देखे थे कि द्विबीजपत्री वे बीज होते हैं जिनमें 2 भ्रूणीय पत्तियां होती है। और वो 2 भ्रूणीय पत्तियां कौन से है? तो ये है भ्रूणीय पत्तियां। कैगो पत्ती दिख रहा है? 1 पत्ती और 1 पत्ती, यानी द्विपत्तियां है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री बीजों में कितने भ्रूण होते हैं? एकल भ्रूण होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 भ्रूण है, भ्रूण तो एक ही है, बस पत्री जो है ना 2 है, ठीक है। तो यहां तक किसी को तकलीफ, दिक्कत, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो हम आगे बढ़े। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे एक बीजपत्री, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी हम पूरा कर ले। तो हमारे पास जब भी पढ़ाई होती है बायोलॉजी का ऑफलाइन, तो उसमें थ्योरी, कंसेप्ट और आपको नोट्स दिए जाते हैं। ये जो है आपको कंसेप्ट सिर्फ समझाई जाती है, इनको आप लिख भी सकते हैं, छाप भी सकते हैं, आपको दिमाग में माइंड मैप भी बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको समझने के लिए, रटने के लिए नोट्स दी जाएगी, उस क्वेश्चन आंसर को समझाई जाएगी, ताकि याद करने में आपको तकलीफ नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख ले कि एंजियोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है हमेशा और हमेशा कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म का अगर भ्रूणपोष देखी जाए तो कैसा होता है? अगुणित होता है, यानी n होता है, ठीक है। तो इस लाइन को आप लोग लिख लेंगे, कहीं ना कहीं लिखकर छुपा देंगे। क्या छुपाएंगे? कि एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष, एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित, ठीक है, 3n होती है। जबकि जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष अगुणित यानी n होता है। ये आप लोग याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बनती है, तो उस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक बीजपत्री एक द्विबीजपत्री यदि एक द्विबीजपत्री पौधों के इंडोस्पर्म में, यदि एक द्विबीजपत्री पौधों के इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 36 है। तो उसकी जड़ की कोशिकाओं में होंगे, कोशिका में होंगे, कितनी कोशिका होंगे? ठीक है, तो कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, 36। और आपको पता है कि द्विबीजपत्री जो है ना, एंजियोस्पर्म वाले पौधे को हम बोलते हैं, ठीक है।
तो द्विबीजपत्री पौधों में इंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष की बात की जा रही है। कितना है? 36 है। तो इसकी जड़ की कोशिकाओं में होंगे, कितने होंगे? तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि 3n है, तो n की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तब तो जाके 3n यानी 12 गुना 3, 12 तिहाई 36 होगी। ठीक है, तो n की संख्या कितनी हो गई? 12। तो ये पूछा जा रहा है कि इसकी जड़ में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन में दिया जाए पहला, तो इसकी जड़ में कोशिकाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 24 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, कैसे? तो आप लोग को पता है कि ये क्या बना रहे थे हम लोग, जब भ्रूण बना रहे थे तो इसमें भ्रूण पोष की भी निर्माण हुई थी, जिसमें केंद्र में कोशिका मिलकर क्या बना रही थी? 2n थी, या प्लस n मिलकर बन रही थी 3n, और नीचे बन रही थी 2n जाइगोट। तो जड़ में हो गया 2n, ऊपर है 3n, तो ऊपर n की मान 12 है, तो 12 तिहाई 36, तो 2n का हो जाएगा 12 गुना 2, तो 12 दूना 24। ठीक है, हम लोग बायोलॉजी वाले हैं तो मैथ कम से कम इतनी तो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नीट में भी पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम में भी। दूसरा है एंजियोस्पर्म में भ्रूण पोष होती है। एंजियोस्पर्म में भ्रूण पोष होती है, अगुणित होती है कि द्विगुणित होती है कि त्रिगुणित होती है कि बहुगुणित होती है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में भ्रूण पोष अगर पूछी जाए, याद रखिएगा, भ्रूण पोष और पूछी जाए तो कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि पहले भी लिखे हैं कि जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोष अगुणित होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में भ्रूण पोष त्रिगुणित होते हैं, 3n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक बीजपत्री। तो हेडिंग दीजिएगा एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री हम लोग देख चुके थे, अब हम लोग को देखना है क्या? एक बीजपत्री। ठीक है, डाइकोटिलिडॉन, तो ये हो जाएगा मोनोकोटिलिडॉन। तो एक बीजपत्री भ्रूण में अगर हम लोग देखें, एक बीजपत्री भ्रूण की अगर बात करें, ठीक है, तो सिमिलरली कैसा? द्विबीजपत्री में। तो बस हम एक झलक दिखा देते हैं। ठीक है, कौन है? बीजांड है, और बीजांड के अंदर कौन है? तो बीजांड के अंदर कौन है? भ्रूण है। चलिए, इसके अंदर युग्मनज बनी हुई थी, हाँ युग्मनज बनी हुई थी। इसी युग्मनज को हम लोग बाहर करके देखें कि ये कौन है? युग्मनज। ठीक है, और ये युग्मनज क्या होती है? विभाजन होती है। तो विभाजन होने के बाद एक कोशिका बड़ी और एक कोशिका छोटी बन जाती है। छोटी वाली को हम लोग बोलते हैं भ्रूणीय कोशिका, और बड़ी वाली को बोलते हैं हम लोग आधारीय कोशिका। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग द्विबीजपत्री में भी देखे। अब भ्रूणीय कोशिका के बाद आधार कोशिका निलंबक का आविष्कार कर रही है, हाँ, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कोई कोशिका अलग अलग नहीं है, ये एक ही कोशिका का निर्माण है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? निलंबक कहलाएगी। पढ़े ढंग से तो ये समझ में आएगी, द्विबीजपत्री नहीं पढ़ेंगे बीजपत्री समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये भ्रूणीय कोशिका विभाजन कर रही थी, तो
2 बार अनुलंबीय और 1 बार अनुप्रस्थ काट रही थी, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही बार कौन सा विभाजन हो रही है? अनुप्रस्थ विभाजन। तो जब एक बार इसमें हो जाएगा अनुप्रस्थ विभाजन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कोशिका बनेगी। तो 2 कोशिका बनेगी। कितनी कोशिका बनेगी? 2 कोशिका बनेगी। तो चलिए यहां पर हम फाइनली बनाते हैं 2 कोशिका। ठीक है, अब ये 2 कोशिका और अभी भी निलंबक है, तो हाँ है, अभी भी निलंबक है। बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब ये जो ये कोशिका है 2 भागों में बट गई, तब इसका नाम बदल जाएगी। नीचे वाले को हम लोग बोल देंगे शीर्ष कोशिका और ऊपर वाले को हम बोल देंगे मध्याधार कोशिका। बोलिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष कोशिका, और इसको हम लोग बोलेंगे मध्याधार कोशिका। लेकिन द्विबीजपत्री में क्या था? अध्याधार कोशिका, आधारधार कोशिका। लेकिन यहां पे शीर्ष कोशिका और कोशिका। तो अब शीर्ष कोशिका आगे चल क्या बनाता है, ये याद पड़ेगा। शीर्ष कोशिका आगे चलकर बनाती है, क्या बनाती है? शीर्ष कोशिका परांकुर बनाती है, बीज पत्र बनाती है और बीज पत्रोपरिक बनाती है। क्या बनाती है? परांकुर, बीज पत्र और बीज पत्रोपरिक। ठीक है, ये कौन है? शीर्ष कोशिका। अब किसकी बात करेंगे? मध्याधार कोशिका का। तो यहां पर लिख दे मध्याधार कोशिका आगे चलकर बनाती है मूलांकुर और एक बनाती है बीज पत्रोधार। मूलांकुर, दूसरा है बीज पत्रोधार। मूलांकुर, दूसरा है बीज पत्रोधार। ठीक है, तो मध्याधार कोशिका आगे चलकर बनाती है मूलांकुर और बीज पत्रोधार, जबकि शीर्ष कोशिका आगे चलकर बनाती है बीज पत्र, परांकुर और बीज पत्रोपरिक। ठीक है, अगर ओरिजिन की बात करें, कि सबसे पहले द्विबीजपत्री आया, सबसे पहले द्विबीजपत्री आया, बाद में आया एक बीजपत्री। तो बेटा जी आप बताएंगे कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पहले आया, एक बीजपत्री बाद में आया। तो आधुनिकता के आधार पर अगर देखें कि द्विबीजपत्री ज़्यादा दिखाएगी आधुनिकता कि एक बीजपत्री दिखाएगी, यानी मॉडर्न कौन होगा? द्विबीजपत्री कि एक बीजपत्री? तो एक बीजपत्री क्या होगी? आधुनिकता दिखाएगी। क्या दिखाएगी? आधुनिकता दिखाएगी। आधुनिकता के आधार पर देखें तो एक बीजपत्री आधुनिकता दिखाएगी सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले इनका निर्माण हुआ, बाद में एक बीजपत्री का हुआ, तो द्विबीजपत्री से कुछ न कुछ तो जरूर सुधार हुई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बीज का, लेकिन फाइनली हम लोग किसका स्ट्रक्चर बना दे? एक बीजपत्री भ्रूण का हम लोग फाइनली स्ट्रक्चर बना दे। ठीक है, तो चलिए हम जगह लेते हैं।
देखिएगा एक बीजपत्री जिसमें बीजपत्र जो है ना, पत्री जो है कितने हैं? एक है। इसमें बीजपत्र कितने दिख रहे हैं, पत्री कितने दिख रहे हैं? एक दिख रहे हैं। ठीक है। और परांकुर के आसपास का एरिया क्या कहलाएगी? बीजपत्रोपरिक कहलाएगी। तो ये है बीजपत्रोपरिक। और आपको पता कि बीजपत्र, बीजपत्रोपरिक और परांकुर ये कौन सा भाग बना रही थी? तो शीर्ष वाली भाग बना रही थी। कौन वाली भाग बना रही थी? शीर्ष कोशिका बना रही थी। शीर्ष कोशिका आगे चलकर क्या बनाती है? शीर्ष कोशिका आगे चलकर बनाती है परांकुर, बीजपत्र, बीजपत्रोपरिक। ठीक है। अब ये कौन है? तो ये है मूलांकुर। और मूलांकुर के आसपास का एरिया, मूलांकुर के आसपास का एरिया क्या कहलाएगा? धार। क्या कहलाएगा? बीजपत्रोधार। तो मूलांकुर और बीजपत्रोधार ये कौन सी कोशिका बना रही थी? तो मध्याधार कोशिका। मध्याधार कोशिका क्या बना रही थी? मूलांकुर और बीजपत्राधार। ठीक है। तो ये है मूलांकुर के ऊपर क्या चढ़ती है? मूलांकुर चोल। क्या चढ़ती है? चोला। अब ये चोला किसके ऊपर है? मूलांकुर के ऊपर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मूलांकुर चोल। ठीक है। और ये मूलांकुर चोल को हम दूसरी भाषा में मूलांकुर चोल को ही बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। तो यानी इसी को हम लोग बोल देंगे कोलियोराइजा। ठीक है। वैसे ही परांकुर के ऊपर जो है आवरण, इसको हम लोग बोलेंगे परांकुर चोल। क्या बोलेंगे? परांकुर चोल। या इसी को हम लोग बोल देंगे, परांकुर चोल का एक और नाम है कोलियोप्टाइल। ठीक है। तो परांकुर चोल, मूलांकुर चोल किस में मिलती है? एक बीजपत्री में मिलती है। और परांकुर से मूलांकुर के बीच क्या होती है? अक्ष होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणीय अक्ष। बोलना कोई दिक्कत? सिमिलरली कैसा था? द्विबीजपत्री के जैसा था, बस कुछ आधुनिकता दिखाई है। जिसमें क्या मिल रही थी? परांकुर चोल, मूलांकुर चोल यानी कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। ठीक है। और एक मिल रही थी भ्रूणीय अक्ष। अब हम आगे बढ़ेंगे, बीज का निर्माण करवाएंगे। और बीज जो है ना, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद कहलाती है। कौन? बीज। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाती है? बीज कहलाती है। बीज बनाएंगे हम लोग। युग्मनज बना चुके थे, भ्रूण बना लिए। अब क्या बनाएंगे? बीज। और सब कोई आखिरी तक टिके रहेंगे, क्योंकि जब युग्मनज बन गई, बीज बनेगी, उसके बाद बनेगी फल, और फल आखिरी में हम लोग खाकर ही जाएंगे। ठीक है। तो बीज देखा जाए कि ये जो लैंगिक जनन का है ना, अंतिम उत्पाद कहलाता है। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाती है? बीज कहलाती है। ठीक है। चलिए लिखे, ये जो वर्तिकाग्र वर्तिका थी, और ये कौन थी? अंडाशय
और अंडाशय के नीचे कौन था? पुष्पासन था। और पुष्पासन किस पे था? बैठा हुआ था। ठीक है, चलिए, ये तो आप लोग को पता है। अब ये जो है कौन? अंडाशय। ठीक है, अब इस अंडाशय के अंदर बीजांड थी? हाँ थी ना, बीजांड तो रहेगी। ठीक है, अब बीजांड के अंदर क्या थी? जाइगोट भी बनी थी, भ्रूण पोष भी बनी थी, भ्रूण कोष भी बनी थी। तो भ्रूण कोष है। ठीक है, तो अब इसमें समझना है कि बीज का निर्माण कौन करेगा? तो बीजांड ही क्या करेगा? बीजांड ही आगे चलकर क्या निर्माण करेगा? बीज का निर्माण करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये दो कौन मिल रहे थे? आवरण मिल रहे थे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? अध्यावरण। और ये जो अध्यावरण है कौन कौन से हैं? दोनों का नाम याद रख लीजिएगा, टेक्सा और टेगमॉन। टेक्सा और टेगमॉन। ठीक है, तो ये है अध्यावरण। अध्यावरण बीज का चोल बनाने में, आवरण बनाने में मदद करेगी, यानी बीजांड बीज का और अध्यावरण बीज चोल का निर्माण करेगा। और अंडाशय जो है ये कौन है? अंडाशय। अंडाशय किसका निर्माण करेगी? अंडाशय फल का निर्माण करेगी। ठीक है, किसका निर्माण करेगी? फल का। तो ये है, हम करते हैं किसकी हम बात करते हैं? लीची। लीची का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बीजांड है ना, लीची क्या है? फल है, लेकिन अगर इसकी हम बीजांड की बात करते हैं तो इसके बीजांड में जो है ना अध्यावरण। कौन? अध्यावरण। कितने मिलेंगे? 3। कितने मिलते हैं? 3। हम लोग 2 अध्यावरण तो जानते हैं, पहला टेक्सा, दूसरा टेगमॉन, है ना? टेक्सा, टेगमॉन, तीसरा है एरील। ठीक है, एरियल सरफ का नाम सुने हैं? तो यही है एरील। ठीक है, तो टेक्सा, टेगमॉन और एरील। एरील जो है ना लीची का सबसे बाहरी आवरण होता है। और हम लोग जो लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो अध्यावरण ही खाते हैं। ठीक है, क्योंकि अध्यावरण में है ना बीजांड के सबसे बाहरी भाग अध्यावरण एरील होता है। और एरील ही कैसा होता है? गुद्देदार होता है, वही हम लोग खाते हैं। एरील कैसा होता है? बाहरी अध्यावरण होता है। ठीक है, ये है एरील, बाहरी भाग। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब है बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्बुमिनस होता है, दूसरा गैर एल्बुमिनस होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। बीज जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्बुमिनस, एक होता है गैर एल्बुमिनस।
एल्बुमिनस, दूसरा कौन है? गैर एल्बुमिनस। एल्बुमिनस का मतलब होता है कि इसमें भ्रूण पोस्ट जो है ना थोड़ी मात्रा में रह गई है। ठीक है, एल्बुमिनस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है भ्रूण पोस्ट थोड़ी मात्रा में रह गई है। भ्रूण पोस्ट थोड़ी मात्रा में रह गई है। एल्बुमिनस कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, गेहूं है, मक्का है यानी मकई, और बाजरा है। कौन है? गेहूं, मक्का और बाजरा। कौन है? बाजरा। बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब गैर एल्बुमिनस में देखें कि इसमें भ्रूण पोस्ट जो है ना पूरी तरह से यूज में ले लिया गया है, पूरी तरह से चूस लिया गया है। किसमें? गैर एल्बुमिनस में। इसमें जो भ्रूण पोस्ट है ना पूरी तरह से यूज में ले लिया गया है, यानी भ्रूण पोस्ट पूरी तरह से यूज हो गई है, उपयोग हो गया है, उपयोग में ले ली गई है। ऐसे बीज को हम बोलेंगे गैर एल्बुमिनस बीज। और इसका एग्जाम्पल आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो याद कर लेंगे, देख सकते हैं मटर है और मूंगफली है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा मटर, मूंगफली। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हो गई। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग के लिए, आप लोग फटाफट कान खोल कर सुनिए और लिखना चाहते हैं तो कॉपी निकाल कर लिख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला कि नारियल का खाने वाला भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन में ए में लिखिएगा भ्रूण पोस्ट, ऑप्शन बी परिभ्रूण पोस्ट, ऑप्शन 3 यानी सी फल भित्ति, ऑप्शन चौथा में लिखिएगा बीज पत्र। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। तो नारियल का खाने वाला भाग का रूपात्मक प्रकृति क्या होता है? भ्रूण पोस्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा कि बीजांड अध्यावरण में, बीजांड अध्यावरण निम्नलिखित में से किसका रूपांतरित है? ऑप्शन में लिखिएगा, ऑप्शन ए में बीज में, ऑप्शन बी फल भित्ति, ऑप्शन सी बीज चोल, ऑप्शन डी बीज पत्र। बीजांड अध्यावरण निम्नलिखित में से किस में रूपांतरित हो जाती है? तो बीजांड का जो अध्यावरण है रूपांतरित हो जाती है बीज चोल में, जो अभी ही हम लोग बताए हैं। पहले क्या बताए हैं कि बीज चोल बीजांड ही, बीजांड का अध्यावरण ही है ना, क्या हो जा रही है? रूपांतरित हो जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, बीज चोल। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग को पढ़ना है फल। तो फल के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज जान लीजिएगा कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है।